गुड इवनिंग। अदिति, मेरी आवाज आ रही है आपको? Okay. हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था, कुछ याद? डाउट हो लास्ट चैप्टर से रिलेटेड? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। Okay, next is पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई एक फर्स्ट स्प्रिंग ले लीजिए ये, एंड सेकेंड स्प्रिंग ले लीजिए ये, उसके साथ कोई ब्लॉक अटैच्ड ये, अभी किसी इस पोजीशन पे मीन पोजीशन, इसके लिए K1, इसके लिए K2। अगर आप इसको स्ट्रेच कीजिए और कंप्रेस कीजिए तो यही स्प्रिंग स्लाइटली एलोंगेट कर जाएगा कुछ यहां तक, यहां तक, एंड ये ब्लॉक कुछ इस पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। तो इसको मान लीजिए फाइनल पोजीशन, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट x। तो इन दोनों स्प्रिंग में सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, बट जो स्टिफनेस ऑफ या रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग होगी अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए या अलग अलग स्प्रिंग के लिए डिफरेंट है, डिपेंडिंग अपॉन K1 एंड K2। इसलिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इसमें एंड इसमें एक्ट करेगा, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, सेम। तब आप बोलिएगा जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट आपका सेम हो एंड फोर्स डिफरेंट हो तो वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सेम इसी तरह अगर मैं एक दूसरा अरेंजमेंट लूं, एक स्प्रिंग ले लीजिए ये, एक ब्लॉक एंड एक अनदर स्प्रिंग कनेक्ट कर दीजिए ये इस पॉइंट सपोर्ट से, इसको मेन पोजीशन मान लीजिए। अब अगर मैं इसको किसी एक डायरेक्शन में कंप्रेस करूं तो एक स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी कुछ इस तरह, एंड दूसरी स्प्रिंग elongate हो जाएगी बाय सेम अमाउंट कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि फाइनल पोजीशन इस ब्लॉक के लिए इस पॉइंट पे नेट डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, तो जितना ब्लैक वन कंप्रेस्ड हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ रेड वन स्ट्रेच हुआ। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होने की वजह से वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। आलिया, यहाँ तक कोई डाउट? Okay, so net force equals to F1 plus F2. Net force equals to minus of K equivalent times X minus of K1 X and minus of K2 X. X common, cancel out, minus minus cancel out, so K equivalent equals to K1 plus K2. ये आपका एक रिलेशन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इस पर बेस्ड।
तो याद रखिएगा ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है एंड ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आलिया लिख लिया आपने? देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया नीट में, उसने कहा कि कोई एक सपोर्ट है, एक फर्स्ट स्प्रिंग, उसके साथ कोई ब्लॉक अटैच कर दीजिए m, तब इसका टाइम पीरियड होता है t1। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1, एक नेक्स्ट स्प्रिंग अगर इसके साथ सेम ब्लॉक को कनेक्ट कर देते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट k2, तब टाइम पीरियड की वैल्यू आती है t2। तो एक थर्ड अरेंजमेंट जब दोनों को कंबाइन कर दिया गया एंड सेम ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया गया ऑफ मास m, तब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए टाइम पीरियड t। तब क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड रिलेशन बिटवीन t, t1, t2। अदिति क्वेश्चन समझ आया आपको? आलिया क्वेश्चन में कोई डाउट? ओके, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ्रा, हमने बस शुरू किया है यहां से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? ये क्वेश्चन है, इसके बेस पे सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको हिंट देता हूं कैसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 आपको दिख रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए k इक्विवेलेंट सिंपली k1 प्लस k2 इस तरह से हो जाएगा। तो आपको इस k इक्विवेलेंट k1 k2 इस पर्टिकुलर रिलेशन में पुट करना है, तो आप टाइम पीरियड का रिलेशन यूज कीजिए। फर्स्ट कंडीशन में टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m बाई k, तो हो जाएगा k1
स्क्वायरिंग बोथ साइड, T1 की वैल्यू हो जाएगी, K1 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर m बाई T1 स्क्वायर। सेम इसी तरह आप K2 की वैल्यू निकाल सकती हैं एंड K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकती हैं। फिर उन सारी वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन पुट कर दीजिए, आपका रिलेशन हो जाएगा। अदिति, समझ आया आपको क्वेश्चन कैसे करना है? ओके, सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। इफरा, कुछ समझ आया आपको? देखिए, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, उसके साथ एक ब्लॉक अटैच किया M। इस कंडीशन में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T1 है। सेम ब्लॉक को किसी सेकेंड स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया तो टाइम पीरियड T2 है। अगर इन दोनों स्प्रिंग को अगर आपस में कंबाइन कर दिया गया इस तरह एंड सेम ब्लॉक कनेक्ट किया गया तो टाइम पीरियड T है। सो वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड रिलेशन, दीज थ्री डिफरेंट टर्म क्या क्या होगा, T, T1, T2, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो मैंने पहले सॉल्व किया T1 के लिए, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई K1। तो मैंने यहाँ से K1 की वैल्यू निकाल दी। सेम इसी तरह अगर सेकेंड पार्ट से K2 की वैल्यू निकालिएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर m बाई T2 स्क्वायर। एंड सिमिलरली फॉर थर्ड पार्ट, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m बाई T स्क्वायर। अब आपके पास K1, K2 एंड K इक्विवेलेंट इन सारी वैल्यूज पता है, आप उसको इसके एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए इस लास्ट पार्ट में। तो K इक्विवेलेंट की जगह पुट कीजिए 4 पाई स्क्वायर m बाई T स्क्वायर। इसकी जगह पुट कर सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर m बाई T1 एंड इसकी जगह पुट कर सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर m बाई T2 स्क्वायर। देखिए न्यूमरेटर तीनों टर्म पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 बाई T स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T2 स्क्वायर। आप रिलेशन इतने पे भी छोड़ सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई भी फर्दर कर सकते हैं। So T equals to T1 into T2 divide by root under T1 square plus T2 square, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। आलिया, कुछ समझ आया आपको? इफ्रा, कोई डाउट? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
आलिया लिख लिया आपने? ओके, तो इस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। एक नेक्स्ट होता है आपके पास, उसको बोलते हैं हम लोग फ्री एंड। जैसे अगर आपके पास कोई एक ब्लॉक है ऑफ मास m1, एक अनदर ब्लॉक मास m2, इसके साथ कनेक्टेड है कोई स्प्रिंग कांस्टेंट k, तभी अगर ऑसिलेट करे तो क्या होगा? तो मान लीजिए कंप्रेस्ड हुआ फ्रॉम बोथ साइड, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड ये कुछ इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये उसका अपना ओरिजिनल पोजीशन, अब कंप्रेस्ड होकर किसी इस पॉइंट तक चला गया, कंप्रेस्ड होकर इस पॉइंट तक, एंड ये कुछ अपना पोजीशन। अब यहां से इसको ओरिजिन मान लीजिए, हर पॉइंट के लिए इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन डिफाइन कर दीजिए। जैसे x01 फर्स्ट ब्लॉक के लिए यहां से यहां तक, तो उसमें अब डिस्प्लेसमेंट हो गया इस पोजीशन के बेस पे x1 पोजीशन आ गया। सेम उसी तरह अगर मैं सेकेंड ब्लॉक के लिए बोलूं, तो x02 यहां से यहां तक था, अब न्यू डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो गया। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना हो दोनों में नेट कंप्रेशन या नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू पहले वाले स्प्रिंग में x1 माइनस x01 एंड सेकेंड स्प्रिंग में x02 माइनस x2, कुछ ऐसा हुआ होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इस एंटायर स्प्रिंग में। यहां तक कोई डाउट? जैसे फर्स्ट स्प्रिंग में यहां से यहां तक एंड सेकेंड स्प्रिंग में यहां से यहां तक, तो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली x1 माइनस x01 एंड इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली x02 माइनस x2। अब अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जैसे एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो ये वेलोसिटी दे देगा, तो ये हो जाएगा x1, एंड ये चूंकि कोई कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ये भी कोई कांस्टेंट टर्म, उसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा x2। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा सेकंड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डिफरेंशिएशन, बाकी सारे टर्म 0, आपको बच जाएगा सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर। तो मैंने फर्स्ट ये डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन। अदिति कोई डाउट यहां तक? ओके, अब देखिए ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड पार्ट है वो एक्सेलरेशन है, ठीक, ये वाला पार्ट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ओवरऑल के लिए, ये मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड ये मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी। अब मैं दोनों को इंडिविजुअली यहाँ पे डिफाइन करूं, क्या क्या हो सकता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास के अकॉर्डिंग टू F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, तो A इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ नेट फोर्स F बाय टोटल मास, यहाँ पे हम टोटल मास को डिनोट करते हैं म्यू से, इज इक्वल्स टू पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स बाय उसका मास एंड सेकेंड वाले के ऊपर फोर्स बाय उसका मास। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मैंने लिया, चूंकि स्प्रिंग जब कंप्रेस्ड होगी तो कंप्रेस सपोज कर लीजिए x अमाउंट होगा, तो इस पर्टिकुलर स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा F इक्वल्स टू kx, तो वो पर्टिकुलर फोर्स फर्स्ट वाले ब्लॉक पे भी
एंड सेकेंड वाले ब्लॉक के भी, दोनों के लिए आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मास अगर डिफरेंट है तो वो एक्सेलरेट डिफरेंट एक्सेलरेशन से करेगी, लेकिन फोर्स पूरे इंटायर स्प्रिंग में हर पॉइंट पे सेम होगा। जैसे मैंने पीछे कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस वायर, मासलेस रोप, उसी तरह मासलेस स्प्रिंग हर पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ टेंशन जनरेट करता है एंड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स भी जनरेट करेगा, इसलिए फोर्स की वैल्यू सेम सेम होगी। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे डिफरेंट होगा, हमें वो डिफाइन करना है। ठीक, तो देखिए अगर मैं देखूं एक्सेलरेशन के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक उसको कंप्रेस किया गया राइट साइड में, तो इसमें एक्सेलरेशन किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इवन जो होगा एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। उसी तरह सेकेंड वाले ब्लॉक में एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट होगा। ठीक, तब इसके बेस पे अगर रेफरेंस लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ओवरऑल नेट फोर्स पूरे ब्लॉक पे कितना होगा वो उसके डिपेंडेंसी के बेस पे हम यहाँ पे रिजल्टेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेते हैं। एफ 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 कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास रिलेशन आता है 1 बाई म्यू इक्वल्स टू 1 बाई m1 1 बाई m2। सॉल्व कर लीजिए तो म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मतलब इस वाले टर्म में स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं करता, यहाँ पे क्या चेंज कर जाता है, मास चेंज कर जाता है। तब इसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर म्यू डिवाइड बाई के। इस म्यू को बोलते हैं हम लोग रिड्यूस्ड मास। आलिया ये समझ आया कैसे हुआ ये? अदिति कोई डाउट? ओके, आपको ये पूरा पार्ट जो मैंने यहाँ से यहाँ तक डिराइव किया है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये पार्ट याद रखने की जरूरत है कि जब हम मास इस तरह से एंड पॉइंट पे कनेक्टेड हो जाता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहता है, मास में चेंज आता है और वहां पे हम रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला यू यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला जब हम डिराइव करते हैं तो हमने क्या क्या अज्यूम किया है, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों ब्लॉक के लिया एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। नेट एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। फर्स्ट वाले ब्लॉक उसमें एक्सेलरेशन देखूंगा क्योंकि वो डिस्प्लेस्ड राइट साइड में हो रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में होगा। सेकेंड वाला ब्लॉक राइट साइड कंप्रेस हो रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट साइड में होगा। ओवरऑल नेट एक्सेलरेशन मैंने अज्यूम किया क्योंकि वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ओवरऑल नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया एंड उसके डायरेक्शन के बेस पे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव असाइन कर दिया। एफ 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 सेम सेम टर्म होगा, कैंसिल आउट, इसलिए आपके पास एक रिलेशन आता है। ये अदिति समझ आया आप? ओके, इफ्रा कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो अब ये रिलेशन याद रखिएगा कि इस तरह कॉम्बिनेशन के लिए मास चेंज कर जाता है एंड मास रिड्यूस मास होता है, तो उसके लिए हम इस तरह सॉल्व करते हैं। आलिया लिख लिया आपने? ओके, एक लास्ट पार्ट इसी में होता है, किसी एंगल के बेस पे अगर ऑसिलेशन होता हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसे है, एक ब्लॉक एंड एक स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसे दे रखा है एंड एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, तीन अलग अलग स्प्रिंग
इस तरह से कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑसिलेट करिएगा, तो ऑसिलेशन के बेस पे ये कैसे ऑसिलेट करेगा, तो मान लीजिए इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये हो सकता है कि ये जो ब्लॉक स्लाइटली डाउनवर्ड मूवमेंट किया या अपवर्ड मूवमेंट किया, दोनों ले सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ स्लाइटली डाउनवर्ड, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच होके कुछ इस पॉइंट तक जाता है, एंड ये स्प्रिंग स्लाइटली स्ट्रेच होके किस इस पॉइंट तक जाता है, एंड इस लोअर स्प्रिंग में कंप्रेशन होता होगा इसलिए नीचे चला जाता होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होता है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं उसके एंगल के बिहाफ पे, इसको मान लीजिए K1, K2 और इसको K3, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये एंगल हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, तो आप इसको ले लीजिए θ/2, θ/2। तब इस कॉम्बिनेशन के लिए रिलेशन याद रखिएगा, K इक्वलेंट इक्वल्स टू K1 टाइम्स cos स्क्वायर θ/2 प्लस K2 टाइम्स cos स्क्वायर θ/2 प्लस सिंपली K3। ये रिलेशन होता है। यहां तक कोई डाउट? इसको हम डिराइव कर सकते हैं वेक्टर लॉ को यूज करके, एंड देन ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, बट आपको जरूरत नहीं उस रिलेशन की, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। अदिति कुछ समझ आया आपको? अब देखिए इसके बेस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कुछ ऐसे, आपको तो देगा 3 डिफरेंट स्प्रिंग, कुछ इस तरह से। एक स्प्रिंग यहां से कनेक्टेड है, सपोर्ट, एंड ये ब्लॉक। आपको ये एंगल यहां से यहां तक दे रखा होगा 120 डिग्री, 90 डिग्री, किसी भी एंगल दे रखा होगा। देन आपको गिवन हो ये K, ये भी K एंड ये भी K, then find time period of oscillation of this particular block। एक बार कोशिश कीजिए इसको नोट डाउन करके कितना आता है। आलिया K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई बता दीजिए जरा। इफ्रा आपने सॉल्व किया? अब सिंपल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस पॉइंट पे,
से जो एंगल है 120 डिग्री वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता दिखाई देगा, तो एक पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसकी जगह पे आप 60 डिग्री पुट कर दीजिए, इसकी जगह पे 60 डिग्री पुट कर दीजिए। सारे के K1 K2 सब इक्वल है। उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो K इक्वलेंट इक्वल्स टू K cos 60 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, फिर K cos 60 1/2 उसका स्क्वायर 1/4, एंड थर्ड ओनली K। सो पूरी वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा K कॉमन कर लीजिए 1/4 प्लस 4 6/4 और सिंपली 3/2 टाइम्स K, कुछ इतना आ जाएगा। सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m/k, तो हो जाएगा 2m/3k। अदिति आपका आंसर कुछ ऐसा आया क्या? ओके, इफ्रा, इज इट क्लियर? Yes, sir, now it is. ओके, लिख लिया? Yes, sir, done. अदिति डन? इस तरह से आप सीडी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग अलग अलग तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास पेंडुलम। ठीक है, तो इन जनरल मैं आपको पेंडुलम फिजिकल पेंडुलम बताता हूँ, ठीक है, एंड उसको जनरलाइज करके हर अलग अलग पेंडुलम के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले कोई भी फिजिकल पेंडुलम, सपोज कर लीजिए एक कोई लैमिना है इस तरह, 2 डायमेंशनल बॉडी, उसके लिए एक फिक्स्ड एक्सिस मैंने कोई इस पॉइंट पे रखा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट वो टू एंड फ्रो इस तरह ऑसिलेट कर सकती है। तब इस ऑब्जेक्ट के लिए एक पॉइंट होगा जहां पे उसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसको सेंटर ऑफ मास मान सकता हूं। तो ये उसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए। तो जो टोटल फोर्स होगा वो उसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट उस पर एक फोर्स एक्ट करता होगा mg, तो उसके दो कंपोनेंट हम ब्रेक कर सकते हैं इसके बिहाफ पे। तो अगर मेरे पास ये फोर्स mg है, ये मान लीजिए वर्टिकल से किसी एंगल पे टिल्टेड है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एंगल थीटा, तो ये भी एंगल यहाँ से यहाँ तक थीटा हो जाएगा। सो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, एंड एक मेरे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विच इज mg sin थीटा। इफ्रा, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. Which force will be responsible to oscillate or bring this body back to its original position? mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो अब बोलेगा mg sin थीटा वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा एंड उसी की वजह से ये बॉडी ऑसिलेट करती दिखाई देगी अबाउट दिस एक्सिस, कुछ इस तरह से। वो mg sin थीटा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे है यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लीजिए rc, position of its center of mass from axis of rotation।
तब देखिए जो फोर्स है एंड उस RC दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री बोल सकते हैं। तब मैं बोल सकता हूँ एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है इस पॉइंट पे, जो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हम सिंपली थीटा लिखते हैं, तो हो जाएगा mg RC टाइम्स थीटा, ये इसका कोएफिशिएंट पार्ट। टॉर्क इज इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू अल्फा। I is moment of inertia and alpha is angular acceleration, just as force is equals to m into a. So mass को rotational term में moment of inertia and linear acceleration को rotational term में angular acceleration. So we may write alpha equals to minus of mgr divided by I times theta. इस particular term को आप लिख सकते हैं second differentiation of theta with respect to time plus m times g into r divided by I times theta equals to 0. मैंने ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपको लास्ट क्लास में बताया था, जनरल एक्सप्रेशन ट्रांसलेशनल टर्म के लिए, रोटेशनल टर्म के लिए। अब नोटबुक में पीछे देखिए, शायद ये लिखा हो। तब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल बोल सकता हूँ, सिंस इट इज बिहेविंग लाइक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। Yes, तो आप sir. तो इसको कंपेयर कीजिएगा तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल दिखाई दे रही होगी। आलिया ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे थीटा डिस्प्लेसमेंट है तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा इस जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन में वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mgr डिवाइड बाय I। स्क्वायर उस साइड जाइए तो रूट अंडर एंड ओमेगा इज नथिंग बट 2 pi by t। सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट t इक्वल्स टू 2 pi root under I divided by mgr। आलिया कुछ भी नहीं समझ आया? अदिति समझ आया? ओके मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या क्या है, कैसे कैसे। मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, लैमिना। लैमिना मतलब कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी, वो कुछ भी हो सकती है, डिस्क हो सकती है, रॉड हो सकती है, शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसको ऑसिलेट कराइए टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो। तो किसी इस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास मेरे पास ये है, तो टोटल जो फोर्स होता है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट करता है। तो उसके ऊपर मैंने 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो हम रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है R परपेंडिकुलर इंटू F या फोर्स परपेंडिकुलर इंटू R। तो मैंने फोर्स परपेंडिकुलर इंटू डिस्टेंस इसके इक्वल लिख दिया रिस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा। साइन थीटा अगर बहुत छोटा होता है तो थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। अल्फा को इस साइड मूव करा दिया, I को इस साइड मूव करा दिया। अल्फा एक्सेलरेशन, उसको डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, तो मैंने वो लिख दिया। तो ये एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM की तरह बिहेव कर रहा है। तब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का कोएफिशिएंट होता है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। मैं लास्ट क्लास में लिखा था इस चीज को, फिर मैंने वहां से कंपेयर करके टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल दी। आलिया थोड़ा बहुत बेहतर? ओके अब इसके बेस पे मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट दिया हो सकता है, तो आप टाइम पीरियड डायरेक्टली इसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, फिर नेक्स्ट हो सकता है कंपाउंड पेंडुलम,
उसी कंपाउंड पेंडुलम को हम बोलते हैं कोई रॉड ऑसिलेट करता हो या कोई भी डिस्क अगर ऑसिलेट होती हो, ठीक। तो देखिए, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम एक एक्सिस ले लिया, कोई एक स्ट्रिंग एंड एक मास अटैच कर दिया, ठीक। तब इस कंडीशन में अगर मैं डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस कैलकुलेट करूं तो ये डिस्टेंस उसके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन m टाइम्स r स्क्वायर, तो ये ml स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को ऊपर वाले इक्वेशन पुट कर दिए टाइम पीरियड के लिए, देखिए आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट हो सकता है कि मैं कोई एक रॉड लिया, किसी एक गिवन एक्सिस, उसके अबाउट उसको रोटेट करा दिया। तब इस कंडीशन में पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होता है, हमने पढ़ा था रोटेशनल मोशन में। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड फ्रॉम इट्स वन एंड ये होता है ml स्क्वायर बाई 3, शायद याद हो। इन दोनों वैल्यूज को ऊपर वाले इक्वेशन पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सपोज कर लीजिए कोई एक डिस्क है इस तरह, इसको मैं वन एंड से रोटेट करा रहा हूं, इसको एज एक्सिस मान के, तो सेंटर ऑफ मास किसे इस पॉइंट पे होगा, तब इसके लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वन एंड ये होता है आपके लिए इस डिस्क के लिए 3/2 mr²। इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, देखिए ये कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कोई एक डिस्क है, उसके लिए एक एक्सिस सेंटर से पास करते हो इस तरह, और ये जो वन एंड है ये कुछ ऐसे पास कर रहा है यहां से, मतलब उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पैरेलल पास कर रहा है। सो वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू फाइंड इट। जैसे सेंटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना mr²/2, किसी डिस्क के लिए आपको इस एक्सिस के लिए कैलकुलेट करना है, दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक r। सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप ये रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब इन वैल्यूज को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, टाइम पीरियड की वैल्यू डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। आलिया, कुछ कुछ समझ आया है कि मैंने क्या क्या किया यहाँ पे? अगर रोटेशनल का थोड़ा पार्ट याद हो तो। इफ्रा, आपने रोटेशन पढ़ा है? शायद मुझसे नहीं पढ़ा है। ये सब आपको आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, टाइम पीरियड की वैल्यू लिख लीजिए कितना कितना आता है।
शायद आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। मैच कर लीजिए, बताइए कोई गलत तो नहीं मेरा। ये मेरी कैलकुलेशन कहीं पे गलत तो नहीं? किया? आलिया आपने लिख लिया? अगर आपको स्कूल के एग्जाम के लिए डिराइव करना हो सिंपल पेंडुलम, उसके लिए टाइम पीरियड, तो मैं उसके लिए एक आसान मेथड बताता हूँ, फिर वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन केस ऑफ ओनली सिंपल पेंडुलम, सपोज कर लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग कनेक्टेड विद बॉब, उसको स्लाइटली शिफ्ट किया गया इस डायरेक्शन में, तब इस पे एक फोर्स एक्ट करता होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको एलोंगेट कीजिए या एक्सटेंड कीजिए अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, तो ये मेरे पास हो जाएगा थीटा। सो इसके बेस पे इस पे दो तरह का फोर्स एक्ट करता होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। एक होगा इस डायरेक्शन में विच इज mg cos थीटा, और एक फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में विच इज mg sin थीटा। अगर मैं आर्क लूं यहां से यहां तक कुछ इस तरह से, तो ये मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड यहां से यहां तक जो लेंथ ऑफ आर्क है वो x। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mg sin थीटा, जो इस बॉब को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। सो माइनस mg sin थीटा की वैल्यू थीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल है, sin theta is almost theta, and next theta is equals to length of arc by radius। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ mg x डिवाइड बाय l इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स f। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब कभी कोई एक्सप्रेशन f इज इक्वल्स टू इस तरह से रिलेशन आए, तो x के कोएफिशिएंट को एक नाम कहते हैं। कुछ याद है इसको क्या बोलते थे? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पीछे पेज पलटिए, रिकॉल कीजिए एंड इस पर्टिकुलर टर्म का नाम बताइए। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम हो तो F इज इक्वल टू के एक्स बोल सकते हैं, माइनस ऑफ के एक्स। तो एक्स के अलावा जो भी टर्म होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? के इक्वल बोल सकते हैं। इफ्रा? Yes, sir. सो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी डिवाइड बाय एल। सो टाइम पीरियड का नॉर्मल फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई रूट अंडर एम बाई के की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर के इज एम जी बाई एल, एम एन कैंसिल आउट, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। आलिया कुछ समझ आया आपको?
ओके, अब यहाँ पे कुछ टर्म, ये L किस बात को बताता है एंड G किस बात को बताता है? तो याद रखिएगा, L डिफाइन करता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड G यहाँ पे डिफाइन करता है नेट एक्सेलरेशन उस पर्टिकुलर सिस्टम की कितनी है। तब इसके बिहाफ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अलग अलग कंडीशन में चेंज करती जाएगी। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको अलग अलग फैक्टर बताता हूँ कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। इफ्रा डान, Done, sir. आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, किसी सपोर्ट से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड इस तरह, एंड उसके साथ कोई एक स्फीयर कनेक्ट कर दिया गया इस तरह, उस स्फीयर में लिक्विड एंड एक होल कट कर दी गई यहाँ पे, जिसके थ्रू वो लिक्विड इजेक्ट आउट करती हो, लीक आउट करती हो। तब कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम कैसे कैसे चेंज करेगा या चेंज नहीं करेगा, आप डिफाइन कीजिए। इफ liquid is ejecting out through hole, how will time period be affected? इफरा, कुछ समझ आ रहा है क्या क्या हो रहा होगा यहाँ पे? Okay, it will not be affected. आलिया, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? Whether it will be affected or not? Okay. मैंने पीछे रिलेशन जो लिखा था उस रिलेशन को एक बार फिर से पढ़िए, एंड क्या इस पर्टिकुलर लिक्विड के इजेक्ट आउट करने की वजह से कोई क्वांटिटी चेंज करती होगी, नहीं करती होगी? जैसे लिक्विड इजेक्ट आउट करेगी, लिक्विड का जो लेवल होगा अपने इनिशियल पोजीशन से वो स्लाइटली चेंज करके कुछ देर बाद यहां तक आ जाएगा, फिर कुछ देर बाद यहां तक चला जाएगा, एंड फिर कुछ देर बाद कंप्लीटली खत्म। अदिति, कुछ ऐसा होगा या इसके अलावा कुछ और हो सकता है जो मैं नहीं सोच पा रहा हूं, तो बता दीजिए। ओके, वाई डिक्रीज, कोई रीजन?
देखिए मैंने पीछे कहा टाइम पीरियड सिर्फ सिंपल प्रोग्राम में दो चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ या डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड नेट एक्सेलरेशन। यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्या डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले अगर लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड होगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, कुछ यहाँ पे होगा, इसलिए लेंथ कुछ इतनी होगी। जैसे जैसे लिक्विड नीचे की तरफ जाता जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, एंड फर्दर और नीचे जब कंप्लीटली इजेक्ट आउट कर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन जहां से वो आया था वहां तक चला जाएगा, ऐसे बोल सकता हूं। So initially, on ejecting of liquid, distance of center of mass from its axis increases. तो लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड की वैल्यू पे क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। एंड ऑन कंप्लीट इवैक्यूएशन, जब कंप्लीट लिक्विड इजेक्ट आउट कर जाएगी तो सेंटर ऑफ मास वापस ओरिजिनल सेंटर पे आ जाएगा, तो लेंथ कम हो जाएगी, इसलिए वो ओरिजिनल सेंटर ऑफ टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या बोलेगा, टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस and that decreases to its initial position। देखिए पहले टाइम सेंटर यहां पे होगा, लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन या लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ यहां तक होगा। जैसे से लिक्विड नीचे की तरफ फॉल डाउन करती जाएगी तो सेंटर से यही पोजीशन थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, फिर इसके लिए और नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, एंड जब कंप्लीटली लिक्विड इजेक्ट आउट कर जाएगी तो वापस सेंट्रल मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। तो आप क्या बोलेगा, ऑन इजेक्टिंग लिक्विड distance of center of mass from axis increases, so time period increases। so हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, on ejecting liquid distance of center of mass from axis increases, so time period increases, but on complete ejection position of center of mass will return to initial point जैसा वो पहले था, hence time period decreases। So time period first increases and then decreases, comes to its original position। आलिया कुछ समझ आया क्या क्या हुआ यहाँ पे? इफ्रा कोई डाउट? No, sir, no. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदिति कोई डाउट? ओके
आलिया लिख लिया आपने? ओके, अदिति, डान? नेक्स्ट हो सकता है इसी सिंपल पेंडुलम में परसेंटेज चेंज के बेस पे। तो टाइम पीरियड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। अगर आपका परसेंटेज चेंज लेस देन 10% हो तो इसको हम एरर मेथड यूज कर सकते हैं। सो डेल्टा टी डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। 2 पाई बीइंग कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, रूट उसको मैं एक्सपोनेंशियल में हाफ लिख सकता हूँ। सो हाफ टाइम्स डेल्टा एल divide by L into 100, and similarly gravity के लिए half times delta G divide by G into 100। तो इस तरह से आप परसेंटेज चेंज टाइम पीरियड में कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज डिपेंडिंग अपॉन दीज टू डिफरेंट फैक्टर यूजिंग एरर मेथड। अगर मेरे पास परसेंटेज चेंज लेस देन 10% हो तब। दूसरा, अगर 10% से ज्यादा हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाय ग्रेविटी, क्योंकि ये दोनों टर्म कांस्टेंट होगा, एंड L टू द पावर 1। ऐसा कहीं रिलेशन हमने पढ़ रखा है चैप्टर 6 बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। आलिया शायद कुछ याद हो, कुछ ऐसा ही रिलेशन हुआ करता था वहां पे, लीनियर मोमेंटम स्क्वायर इक्वल्स टू 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देखिए p पे पावर 1 है एंड k पे पावर p पे पावर 2 एंड k पे पावर 1, सेम रिलेशन शो कर रहा है। इफ्रा, कोई डाउट? No, sir. तब इसमें हम यहाँ पे जनरल रिलेशन यूज करते हैं, इफ p मतलब लीनियर मोमेंटम अगर चेंज बाय x%, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, t इज चेंज बाय x%। सो इफ t इज चेंज बाय x%, तो कितना परसेंट लेंथ में चेंज होना चाहिए? सो परसेंटेज चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू 1 प्लस, चुके उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अगर इंक्रीज करे तो प्लस, अगर डिक्रीज करे तो माइनस। इसका उल्टा अगर मैं बोलूं, इफ लेंथ इज चेंज्ड by y%, so by how much time period must be changed? So it will be 1 plus y divided by 100 root under minus 1 mod into 100। प्लस है तो इंक्रीज के लिए, माइनस हो तो डिक्रीज के लिए। यही सेम रिलेशन एक और जगह यूज होता है, या फिजिक्स में कहीं पे भी इस तरह का स्क्वायर एंड लीनियर पावर रिलेशन हो तो सेम रिलेशन ओबे करता है। अगले वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड प्रेशर, वहां पे भी सेम इस तरह से रिलेशन होता है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो उसके लिए भी। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, अदिति लिख लिया आपने? ओके, इतनी तरह से आपको सिंपल पेंडुलम के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे लिफ्ट प्रॉब्लम,
किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया एंड सो ऑन। जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपके पास कोई लिफ्ट है तो हमने पढ़ा था लिफ्ट कंडीशन 3 तरह से, असेंडिंग, डिसेंडिंग, फ्री फॉल। अगर लिक्विड मतलब वो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाती होती है तो वहां पे नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू कॉज्ड बाय स्यूडो फोर्स g प्लस ए हो जाता है। अगर वही लिफ्ट नीचे की तरफ जाती हो तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू g माइनस ए हो जाती है। और वही पर्टिकुलर लिफ्ट अगर फ्री फॉल होती हो तो वहां पे नेट एक्सेलरेशन 0। तब इस पर्टिकुलर टर्म को पुट करने के बेस पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। इफ्रा, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मैंने फ्लूइड के अंदर डुबो दिया पेंडुलम को तब क्या हो सकता है? मान लीजिए किसी लिक्विड के अंदर कोई पेंडुलम को इमर्ज कर दिया, एंड इसके अंदर अगर वो ऑसिलेट करे तो क्या फर्क पड़ता है? तो इस पूरे सिस्टम पे उसके ऊपर एक बायन फोर्स एक्ट करता होगा, तो नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वेट एंड बायन फोर्स उसके इम्पैक्ट की वजह से, तो ये होता है g ब्रैकेट 1 माइनस रो बाय सिग्मा, where rho is density of medium and sigma is density of object। ये मैंने एक्सेलरेशन वहां पे भी कैलकुलेट करवाया था आपको फ्लूइड वाले चैप्टर में। नेट एक्सेलरेशन कितना एक्ट करता होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अगर वो विस्कस मीडियम के थ्रू, मतलब इस लिक्विड के थ्रू मूव करती है बायन फोर्स की बेस पे। तो ये अलग अलग एक्सेलरेशन हो सकता है, आप टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में पुट कर दीजिए, वहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आलिया, कुछ समझ आया यहाँ तक? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट होगा, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर ऑसिलेट कर रहा हूं, ऑसिलेटिंग ऑफ बॉडी ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। या सपोज कर लीजिए कोई एक कंटेनर ले लीजिए इस तरह, किसी एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर प्लेस कर दिया लिक्विड में, कुछ इतना। अब क्या होगा, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को स्लाइटली कंप्रेस कीजिए डाउनवर्ड, स्लाइटली कंप्रेस कीजिएगा तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस पोजीशन तक कंप्रेस्ड, तब यही पोजीशन कुछ यहां तक आ जाएगा। तो उसने इतना अमाउंट नीचे कंप्रेस किया, लेट्स से y। तो इतना कंप्रेस करने के बेस पे कुछ प्रेशर जनरेट करता होगा उस पे। हमने पढ़ा था फ्लूइड में प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड, सो प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है उसकी वजह से कितना अमाउंट ऑफ फोर्स डेवलप हुआ, तो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया विथ नेगेटिव साइन, रिस्टोरिंग फोर्स, तो हो जाएगा माइनस रो जी
A being constant multiplied by y. अब मैंने यहां से f equals to minus of kx, तो k की वैल्यू आ गई. Yes, sir. So k is equals to rho a into g. मास ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए सिग्मा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट. सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m by k. जनरल फॉर्मूला होता है, उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए. मास की जगह पे सिग्मा ए एच बाय रो ए जी. ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा. सो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रूट अंडर सिग्मा इंटू एच बाय रो इंटू जी. आलिया कुछ समझ आया क्या क्या हुआ यहाँ पे? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए. इफ्रा लिख लिया? Yes, sir. Done. आलिया? नेक्स्ट इज ऑसिलेटिंग लिक्विड. ऑसिलेटिंग लिक्विड इन कॉलम. अब देखिए कॉलम कैसे कैसे दिया हो सकता है आपको. मान लीजिए एक ट्यूब है, इस तरह से मेरे पास कोई एक यू ट्यूब है, मतलब कोई भी बेंड ट्यूब है. ये आप मान लीजिए वर्टिकल लाइन एंड फिर मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन. तो आपको गिवन होगा कि वो ट्यूब कितने एंगल पे इंक्लाइंड है. सपोज कर लीजिए ये इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक अल्फा है एंड ये इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक बीटा है. लिक्विड इस पर्टिकुलर ट्यूब में किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस तक होगी. सपोज कर लीजिए कुछ यहाँ तक. कुछ इतना तक है. अब मैं क्या करूं, लिक्विड को किसी एक तरफ से कंप्रेस करने की कोशिश करूं. सपोज कर लीजिए इस पॉइंट से मैंने कंप्रेस किया बाय दिस मच अमाउंट यहां से यहां तक. तो जितना मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेस करूंगा वो लिक्विड अपने ओरिजिनल पोजीशन से उतना ही अमाउंट ऑफ लेंथ आई के डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब यूनिफॉर्म है थ्रू आउट. तो जितना मैं लेंथ यहाँ से कंप्रेस करूंगा उतना ही अमाउंट ऑफ लेंथ ऊपर की तरफ क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगी. बोल सकता हूँ. Yes, sir. सो अगर मुझे नेट कंप्रेशन यहाँ पे मैंने कंप्रेस कर दिया यहाँ तक
और ये लिक्विड इस पर्टिकुलर लेवल में यहां तक पहुंच गए। तो दोनों में कितना चेंज आया वो आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट करेगा, इस लिक्विड पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा। तब देखिए इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। फर्स्ट पार्ट में ये जो मेरे पास टर्म है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये इंक्लिनेशन भी अल्फा हो जाएगी। तो अगर यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आपके पास y है और ये अल्फा, तो वर्टिकल डिस्टेंस आपका आ जाएगा y टाइम्स साइन अल्फा। आलिया ये समझ आया कैसे कैसे मैंने लिया? सेम टर्म यहां से यहां तक ये भी तो y होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड वो राइज करेगी ऊपर की तरफ, बट यहाँ पे इंक्लिनेशन ये बीटा है, सो दिस vertical component will become y times sin beta. अदिति यहां तक कोई डाउट? So net pressure equals to pressure due to both liquid. इधर मैंने कंप्रेस किया, उधर वो इतना elongate किया, दोनों के सम के इक्वल, तो हो जाएगा रो g h1 is y times of sin alpha and h2 रो g y times sin beta. Force is equals to minus of net pressure into area of cross section, तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा रो जी इंटू साइन अल्फा ए प्लस रो जी इंटू साइन बीटा ए मल्टीप्लाइड बाय तब आपको ये पूरा टर्म कुछ ऐसा दिख रहा है, F इज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स की तरह। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई। आपको मास ऑफ लिक्विड गिवन होगा कितना है, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। आप इसमें से रो जी ए कॉमन कर लीजिए, सो आपके पास बच जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। फिर आप मास को कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटल मास ऑफ लिक्विड कितना है उसकी वैल्यू पुट करके, तो ये फर्दर सिंप्लीफाइड हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? गुड। अब इसी क्वेश्चन को आपको अलग अलग तरह से इसको बेंड कर देगा एंड उसके हिसाब से आप बस एंगल की वैल्यू पुट करते जाइए एंड उसके हिसाब से रिलेशन समझ आता जाएगा आपको। आलिया कुछ समझ आया क्या आपको? गुड। अदिति लिख लिया आपने? ओके, सो इतना तक आपका ऑसिलेशन का पूरा पार्ट था, खत्म हो गया। एक मैंने टॉपिक मैंने अभी तक नहीं कराया आपको, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, छोटा सा पार्ट है, सिर्फ डेफिनेशन। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो इतना रिवाइज कीजिए एंड इसके बेस पे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को कंप्लीट करके मैं आपको वेव शुरू करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।